जय हिंद साथियों। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जो पीटी 365 आते हैं उसकी बात करेंगे। यह पूरी क्लास जो है वो यह क्लास जो है यूपीएससी ओरिएंटेड होने वाली है। यूपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा का एग्ज़ाम जो है वो 16 जून को है ना। तो 16 जून के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स परीक्षा का, उस पर आधारित होगी। साथ ही यह क्लास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी सहयोगी होगी, क्योंकि जो पीटी 365 होती है विजन आईएएस की, वो उसे इस प्रकार से बनाते हैं कि इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए शानदार होने वाली है क्लास। तो आपको तैयार रहना है। कंप्लीट क्लास है आर्ट एंड कल्चर की। ये क्लासरूम स्टडी मटेरियल है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 तक का। तो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स संस्कृति वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। इसमें टोटल पेज जो हैं 85 हैं और ये पेज सारे के सारे कंप्लीट किए जाएंगे। पहले हम इसके इंडेक्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंडेक्स कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मूर्तियां, मंदिर और स्थापत्य के बारे में बात की गई है। फिर जो भाग दूसरा शुरू होगा उसमें स्थापत्य और मूर्तिकला की बात की गई है। चित्रकला और अन्य कला शैलियों की बात की गई है। साथ ही सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थान, व्यक्तित्व जैसे मेहर भोज हो गए, संत मीराबाई के बारे में, रानी दुर्गावती, छत्रपति शिवाजी, है ना। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो पुरस्कारों की बात की गई है। पुरस्कारों की बात की गई है। सुर्खियों में रही जनजातियों की बात की गई है। विविध की बात की गई है, जैसे कुछ सुर्खियों में रहे त्योहार हो गए, खेल हो गए, है ना, पर्यटन संगठन हो गए, और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, भौगोलिक संकेतक हो गए। ये तो हमारे सिलेबस में सीधे ही है ना। साथ ही परिशिष्ट भी दिए हुए हैं, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में परिशिष्ट भी दिया हुआ है, यह भी देखना है। हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को शुरू करेंगे। आप तैयार रहिएगा इस करंट अफेयर्स के कंप्लीट वीडियो के लिए, क्योंकि अगर जज्बा एक बार ठान लिया जाए कि मुझे सफल होना है तो सफल होकर ही रहना है। एक बार में ही पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। वीडियो को लाइक कर देना है ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। ये पीटी 365 है, विजन आईएएस का करंट अफेयर्स है, जो बहुत ही ऑथेंटिक करंट अफेयर्स माना जाता है और जहां से प्रतिवर्ष यूपीएससी में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यूपीएससी एक बहुत ही शानदार एग्जाम है भारत का, और इसे यूपीएससी नाम की संस्था ही कंडक्ट कराती है। प्रीलिम्स परीक्षा सिविल सेवा के लिए आयोजित किया जाता है। इसके बाद मेंस परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू होती है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम मूर्तियां, मंदिर एवं स्थापत्य की बात करेंगे, जिसमें यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं उन संस्थानों की भी बात करेंगे। तो पहला जो हमारा है, शांति निकेतन की बात करनी है। नाम सुन के आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी और किसी का नाम याद आया होगा, रविंद्रनाथ टैगोर का। शांति निकेतन के बारे में न्यूज ये है, ये सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शांति निकेतन बन गया है। तो 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत का जो है शांति निकेतन बन गया है। अब हम शांति निकेतन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। शांति निकेतन जो है भारत का 41वां है। वहीं पश्चिम बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पश्चिम बंगाल के 2 अन्य स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, जिनमें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एवं दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे भी शामिल है। तो दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे कभी घूमने जाओ तो जरूर जाना, कभी पश्चिम बंगाल जाओ, है ना। साथ ही हो सके तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी देख कर आना है। इसे आकार देने में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ कर सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक और आर्थर गेडेस की अहम भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद आईकोमोस ने शांति निकेतन को यूनेस्को माफ कीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ साइट में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो किसने की थी ये सिफारिश? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने। तो अब हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के बारे में भी जान लेते हैं। शांति निकेतन के बारे में तो आपने जान ही लिया, यह भी जान लिया कि भारत का 41वां स्थल है, वहीं पश्चिम बंगाल का तीसरा स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद जो है ICOMOS,
इसकी उत्पत्ति जो है 1965 में की गई थी। कब हुई थी इसकी उत्पत्ति, स्थापना हुई थी 1965 में की गई थी। यह ऐतिहासिक इमारतों के वास्तुकारों और विशेषज्ञों की दूसरी बैठक कांग्रेस का एक परिणाम है। यह बैठक 1964 में वेनिस में आयोजित की गई थी। तो पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की स्थापना कब हुई है, तो 1965 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर पूछा जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में है। यूपीएससी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं इनसे आप अच्छे से परिचित होंगे। कथन कारण में क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत सारे कूट में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको परिचित होंगे इससे। यूपीएससी की जो परीक्षा है मैंने 4 बार दी है ना, और हुआ नहीं तो फिर सोचा कि कोई बात नहीं, है ना, कुछ और अच्छा करेंगे जीवन में। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी अटेम्प्ट तो शेष हैं, लेकिन पिछले 2 साल से एग्ज़ाम दिया नहीं है। इस बार सोच रहे हैं कि 2025 का जो एग्ज़ाम है वो देंगे पूरी तैयारी के साथ। तो आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद है, स्थापना 1965, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और ये क्या करता है, वैश्विक गैर सरकारी संगठन है, और इसका उद्देश्य है कि स्मारकों, भवन, परिसरों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा उपायों व बेहतरी को बढ़ावा देना है। सदस्य में इसके 151 देश सदस्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें इसकी, तो यह यूनेस्को के विरासत कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए विश्व विरासत समिति का एक सलाहकार निकाय है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व विरासत स्थलों के बारे में कि क्या होते हैं विश्व विरासत स्थल, इसके बारे में भी याद रखना है। हम बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। इसी वीडियो में आप सारी की सारी चीजें याद करके जाएंगे। विश्व धरोहर स्थल के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, विश्व धरोहर स्थल ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो होती है उन्हीं में विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया जाता है। ये स्थल जो है 1972 के विश्व विरासत कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थल के रूप में चिन्हित होते हैं। तो हर एक स्थल को विश्व विरासत स्थल का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उनके कुछ मूल्य होते हैं जो उनके आधार पर दिया जाता है। इन स्थलों को 3 श्रेणी, तो जो विश्व विरासत स्थल हैं इनको 3 श्रेणियों में चिन्हित किया जाता है। एक तो होता है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने हैं? 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 है मिश्रित प्रकार का। तो 42 विश्व धरोहर स्थलों में से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित प्रकार का है। WHS का सदस्य देशों द्वारा सौंपी गई अस्थायी सूची के आधार पर नामांकन किया जाता है इनका, और विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी स्थल को चयन संबंधी 10 मानक में से किसी एक को भी पूरा करना होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि शांति निकेतन जो है भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अब हम थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि कहाँ पर है शांति निकेतन, क्या है इसके महत्वपूर्ण। तो शांति निकेतन की जो अवस्थिति है यह पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की बीरभूमि जिले में है। और इसका संक्षिप्त विवरण देखें तो शांति निकेतन ने भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं के साथ साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी तथा डेको कला शैलियों को भी अपनाया है। ये न्यूज है पवित्र होयसल मंदिर समूह से। यूनेस्को ने क्या किया है, जो कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह हैं इनको भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और ये 42वां विश्व धरोहर स्थल बना है। तो यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह जो है इनको यूनेस्को ने भारत का 42वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। पवित्र होयसल मंदिर समूह के अंतर्गत 3 मंदिर शामिल हैं। एक तो आता है चिन्ना केशव मंदिर, जिसकी इमेज आप अभी देख पा रहे हो। दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर। तीसरा है केशव मंदिर सोमनाथपुरा का। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक का चौथा विश्व धरोहर समूह है, और कर्नाटक के अन्य 3 विश्व धरोहर में तो हम्पी भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, पदक्कल और पश्चिमी घाट शामिल है। होयसल मंदिर और उनकी अनूठी विशेषताओं को देखें तो चेन्नाकेश्वर मंदिर जो है इसे विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नाकेश्वर मंदिर के निर्माणकर्ता में बेलूर क्षेत्र के राजा जो हैं राजा विष्णुवर्धन ने इनका निर्माण कराया था। तो चेन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो आपको याद रखना है
राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। यह मंदिर यगची नदी के किनारे पर है। किसके किनारे पर? यगची नदी के तट पर है। देवता की बात करें तो यह एक कुट मंदिर है, एक देवालय वाला मंदिर है। इसके गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। किसमें? चिन्ना केशव। तो चिन्ना केशव, केशव का नाम लगा है तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। होयसलेश्वर मंदिर की बात करें, जिसका ये इमेज है, देखो कितना शानदार मंदिर बना है, क्या कलाकृति रही होगी उस समय की, है ना। होयसलेश्वर मंदिर हेलेबुड मंदिर कहते हैं इसको। यह हासन जिले में है, कर्नाटक के, और राजा विष्णुवर्धन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। पूछा जाए कि होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। यह मंदिर द्वार समुद्र झील के तट पर अवस्थित है। तो किसके तट पर है? द्वार समुद्र झील के तट पर है। इसमें देवता की बात करें तो नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। शिव का यह रूप संहार के देवता के रूप में विख्यात है। तो होयसलेश्वर जो मंदिर है, इसमें आपको भगवान के रूप में भगवान शिव मिलेंगे। किस रूप में? नटराज के रूप में। अगला जो तीसरा मंदिर है इसी समूह का, वो है केशव मंदिर, जिसका रूप अभी आप देख पा रहे हो, फोटो देख पा रहे हो। इसका निर्माण कराया है नरसिंह द्वितीय ने। किसने कराया है? नरसिंह थर्ड जो थे, इन्होंने इसका जो निर्माण कराया है। सोमनाथ ने शासनकाल में एक उच्च अधिकारी सोमनाथ ने 1268 ईस्वी में सोमनाथपुरा में इसका निर्माण कराया। ये मैसूर कर्नाटक में है। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर है। तो पूछा जाए केशव मंदिर किसके तट पर है, तो कावेरी नदी के तट पर है। इसमें त्रिकूट मंदिर हैं और भगवान कृष्ण के 3 रूपों अर्थात जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को ये मंदिर समर्पित है। कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। होयसल मंदिर स्थापत्य शैली की भी बात कर लेते हैं। तो होयसल मंदिर समूह जो हैं वो मिश्रित या बेसर शैली में निर्मित हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें द्रविड़ और नांगर शैलियों का मिश्रण देखने को मिलेगा आपको। इस शैली में भूमिजा शैली का अत्यधिक प्रभाव है। भूमिजा शैली उत्तर भारतीय शिखर का एक प्रकार है। मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस शैली में मंदिर एक ऊंचे चबूतरे यानी कि अधिष्ठान पर तारकीय योजना में निर्मित होते थे। मंदिर निर्माण में सेलखड़ी का उपयोग किया गया है। सेलखड़ी मुलायम और नर्म होता है। गर्भगृह की बात करें तो यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। गर्भगृह वह कहलाता है जहाँ पर भगवान की स्थापना होती है। मंडप की बात करें तो यह मंदिर का वह भाग होता है जहाँ पर लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। तो गर्भगृह के सामने जो भवन बना होता है ना, उसी को मंडप बोलते हैं। जो कक्ष बना होता है उसको मंडप बोलते हैं। मंडप परिसर में वृत्ताकार स्तंभ भी बने होते हैं। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष कोष्टक पर 4 मूर्तियां उत्कीर्ण होती हैं। गोपुरम की बात करें तो गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? जो गोपुरम होता है ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। मूर्ति कला की बात करें तो साल भंजी का एक स्त्री की मूर्ति, यह मूर्ति कला की एक सामान्य शैली है। और विमान गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचना जो होती है उसे विमान कहा जाता है। अब हम होयसल राजवंश के बारे में देख लेते हैं कि भारत में जो होयसल राजवंश है कहाँ पर था और कहाँ पर इन्होंने शासन किया है। होयसल राजवंश की जो उत्पत्ति है कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र का मूल वासी माना जाता है होयसल राजवंश वासियों को। हालांकि कुछ अभिलेखों में उन्हें उत्तर भारत के यादव वंश के साथ भी जोड़ते हैं। संस्थापक के रूप में राजा नृप द्वितीय इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पश्चिमी गंग राजवंश के साथ गठबंधन किया था। यूपीएससी में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि नृप राजा काम ने किस वंश की स्थापना की, तो होयसल राजवंश की है। इनका जो शासनकाल है होयसल राजवंश का 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा है। और राजधानी होयसल राजवंश ने अपनी राजधानी बेलूर बनाई, जिसे बाद में द्वार समुद्र आधुनिक हॉलीवुड स्थानांतरित कर दी गई। कहाँ पर? पहले बेलूर को बनाया, फिर द्वार समुद्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। साम्राज्य एवं विस्तार की बात करें तो वर्तमान कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक का बहुत बड़ा क्षेत्र होयसल राजवंश के अंतर्गत आता था। प्रमुख शासकों में विष्णुवर्धन राय, इसके शासनकाल में कर्नाटक क्षेत्र में श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव बहुत बढ़ गया था तथा श्री वैष्णववाद अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा था। किसके शासनकाल में? होयसल राजवंश के प्रमुख शासक विष्णुवर्धन राय के शासनकाल में। इसने तलकाड़ू के युद्ध में गंगवाड़ी से चोलों को निष्कासित कर दिया। इस उपलक्ष्य में उसने
तलकांडू गोंडा की उपाधि धारण की थी। किसने? श्री विष्णुवर्धन राय ने। वीर बल्लाल द्वितीय भी प्रमुख शासक है। इसने होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया था। तो पूछा जा सकता है या फिर कथन में हो सकता है यह एक कथन भी कि होयसलों को चालुक्यों से अधीनता से मुक्त कराने के लिए वीर बल्लाल द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सही होगा कथन। प्रशासन तो होयसल साम्राज्य में नाडुओं, कंपन, विषय और देश विभक्त था प्रशासन इनका। और इनका पतन क्यों हुआ? तो इनका अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। और वीर बल्लाल द्वितीय ने क्या किया है? देखो, ये जो है ये वीर बल्लाल तृतीय है। और वीर बल्लाल द्वितीय जो है इसने चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया था इसको। वहीं जो इनका अंतिम शासक है वीर बल्लाल तृतीय, याद रखना है, वह 1343 ईस्वी में मदुरई के युद्ध में मारा गया। तब हरिहर प्रथम ने होयसल साम्राज्य के संप्रभु राज्य क्षेत्रों को तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में अपने प्रशासन के अधीन विलय कर लिया। किसने? हरिहर प्रथम ने। ये तो बात हो गई होयसल राजवंश के समूह के जो मंदिर थे उनकी और होयसल राजवंश की। अब हम मंदिर वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे और देखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर को। तो एक एक करके सभी मंदिरों को समझेंगे। क्या न्यूज है कोणार्क सूर्य के मंदिर से? तो क्या हुआ है, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के विश्व के नेताओं ने के सामने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का उत्कीर्ण चित्र प्रदर्शित किया गया है। आपने देखा होगा उसमें, है ना, सभा समिट में जब आपने देखा होगा तो पीछे जो चक्र रहता था ना, वो कोणार्क मंदिर का ही था। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। एक कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। यह मंदिर ब्लैक पैगोडा, आर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र के रूप में भी लोकप्रिय है। तो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। तो पूछा जा सकता है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया है पूर्वी गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये पहिए सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। तो यह जो कोणार्क सूर्य मंदिर है भगवान सूर्य को समर्पित है और खगोलीय गति को बताते हैं इस मंदिर के पहिए। यह मंदिर का निर्माण जो है क्लोराइट, लेटराइट और खोंडलाइट चट्टानों से हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर में के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। भारत में अन्य सूर्य मंदिर हैं, उनको भी देख लेते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये शुरू से ही यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहा है ना। तो जो मंदिर कलाएं हैं, वास्तुकलाएं, ये तो शुरू से ही, और आर्ट एंड कल्चर का तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर प्राचीन इतिहास से तो आर्ट एंड कल्चर के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत के अन्य प्रमुख जो सूर्य मंदिर हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो अन्य प्रमुख सूर्य मंदिर में आपको मारतंड सूर्य मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। कहाँ पर है मारतंड सूर्य मंदिर? जम्मू कश्मीर में है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में है। और सूर्य पहर मंदिर असम में है। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर बिहार में। अरसावल्ली नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश। सूर्यनार कोविल तमिलनाडु और मोडेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है। ब्राह्मण देव मंदिर, यह भी सूर्य से संबंधित है, सूर्य भगवान से, ये मध्य प्रदेश में है। तो इतने मंदिर भी याद रखने हैं। क्या होता है, कभी कभी मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, या निम्नलिखित का मिलान कीजिए, या निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, निम्नलिखित जो कथनों के बारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सूर्य जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसकी संरचना देखें तो कलिंग स्थापत्य कला पर आधारित है। ये किस कला पर? कलिंग, जो मंदिर की कलिंग स्थापत्य कला है उसके आधार पर ही बनाया गया है। तो कलिंग स्थापत्य कला क्या है? सबसे पहले हम उसी की विशेषताएं देख लेते हैं कलिंग स्थापत्य शैली की। देखो, कलिंग स्थापत्य शैली में आपको प्रकृति जो है इसकी मंदिर निर्माण की कलिंग स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रण रूप देखने को मिलेगी। कलिंग स्थापत्य शैली यह एक विशिष्ट स्थापत्य कला शैली है जिसमें मंदिरों में दो विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। एक तो होता है गर्भगृह जिसे देउल कहा जाता है, और एक सभा कक्ष होता है जगमोहन। तो गर्भगृह होता है, ये जो आप देख पा रहे हो पीड़ा जगमोहन, और ये है देउल, क्या है? ये है गर्भगृह। तो ये गर्भगृह है और ये है क्या?
सभागृह जो होता है जिसे जगमोहन कहा जाता है। इस शैली के आरंभिक मंदिरों में जगमोहन संरचना नहीं होती थी, लेकिन बाद में बनाई जाने लगी। ऐसी संरचना सूर्य कोणार्क मंदिर में भी है ना। इसमें रेखा देउल, पीड़ा देउल या भद्र देउल तथा खाखरा देउल भी शामिल हैं। तो अब हम इस इमेज को देखते हैं ध्यान से। देखेंगे आप, ये है जगमोहन, है ना, जो सभागृह होता है, और ये है देउल जो कि क्या है, गर्भगृह है एक प्रकार से। गर्भगृह के ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कलश दिखाई देगा, ये कलश है ना। ये आमलक कहलाता है। क्या कहलाता है? आमलक। और ये जो हिस्सा होता है भूमि आमलक और राह पंग कहलाता है, ये वाला हिस्सा। इसको मिलाकर गंडी कहा जाता है। ये अलग अलग हिस्से होते हैं, तो इनको भी याद रखना है। अब हम आते हैं वापस से मंदिर की संरचना पे। देखो, प्रवेश द्वार होता है इसमें, है ना। गज सिम्हा हाथी पर शेर की मूर्ति से सुसज्जित होता है। यहाँ गज का अर्थ हाथी है और सह सिम्हा का अर्थ शेर है। तो और एक होता है नाट्य मंडप। प्रवेश द्वार के बाद नाट्य मंडप आता है। यह सूर्य मंदिर में नृत्य और रंगमंच के लिए बनाया जाता है नाट्य मंडप। तो आपको जो कलिंग स्थापत्य कला है, इसमें एक नाट्य मंडप भी देखने को मिलेगा। जगमोहन, अभी हमने समझा कि जगमोहन क्या होता है, सभा कक्ष होता है। और देउल जो है यह गर्भगृह होता है। क्या होता है? गर्भगृह होता है। और गर्भगृह में हम जानते हैं, कोई भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जो है वो भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भोग मंदिर रसोई घर कहलाता है। वह स्थान जहाँ देवता और श्रद्धालुओं के लिए भोग बनाया जाता है, उसे हम भोग मंदिर कहते हैं। तो वो वाला भोग मंदिर मत समझ लेना आप। मंदिर की स्थापत्य विशेषताओं की बात करें तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो सूर्य की किरणें जो हैं, इस सूर्य मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह और इष्ट देव पर पड़ती है। तो ये मंदिर इस तरीके से डिजाइन किया गया है। एक बार इमेज देख लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये जो मंदिर है, देखो आप देख पा रहे होगे, ये मंदिर में रसोई घर है, भोग मंदिर है। और ये है नट मंदिर या नाट्य मंडप है। यहाँ पे क्या होता है, जो अभी हमने बताया आपको कि नृत्य संबंधी या और भी चीजों के लिए, रंगमंच के लिए बनाया गया है। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जगमोहन, जहाँ ये सभा कक्ष होता है। और देउल कहा जाता है कलिंग स्थापत्य शैली में गर्भगृह को, जहाँ पर भगवान की स्थापना होती है। प्रतिमा का जो स्थापना होती है वो कहाँ होती है? देउल में होती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो रथ योजना है, ये सूर्य के रथ के समान है। और सूर्य के रथ के समान ही इसमें पहिए लगाए गए हैं। पहियों की परिधि पक्षियों, जानवरों और पर्ण समूह की नक्काशी से अलंकृत है। पहियों की तीलियों में बने चित्रफलक पर अलग अलग विलासितापूर्ण मुद्राओं की महिलाएं आकृतियां उत्कीर्ण हैं। 7 घोड़े, जो भगवान भगवत गीता में इन 7 घोड़ों को गायत्री, उषडिक, अनुस्तुभ, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टु और जगती नाम दिया गया है। ये संभवतः वेदों को पवित्र छंदों की लयबद्ध प्रस्तुति का प्रतीक है। इन 7 घोड़ों के नाम भी इंद्रधनुष के 7 रंगों पर आधारित हैं। सहस्त्रार बैगनी, इंद्रनील इंडिगो, नीला हरित हरा, पीत पीला, कौसुभंग कौसुंभर नारंगी और रक्त लाल। ये कोणार्क युद्ध के घोड़े हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये वाला। मंदिर की नक्काशी की बात करें तो इसमें युद्ध नक्काशी, कोणार्क मंदिर के दक्षिणी हिस्से के सामने युद्ध अश्वों की नक्काशीदार 2 भव्य मूर्तियां बनाई गई हैं। यह अश्व प्रतिमा को उड़ीसा सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकृत किया है। किसको? युद्ध नक्काशी जो कोणार्क सूर्य मंदिर की है। मंदिर में 3 महत्वपूर्ण स्थलों पर सूर्यदेव की 3 प्रभावशाली मूर्तियों को इस तरह से स्थापित किया गया है कि सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश जो है इन मूर्तियों पर अलग अलग समय पड़ता है। तो जब सूर्य की पहली किरण जो है वो कोणार्क सूर्यदेव मंदिर के जो देउल में जो प्रतिमा स्थापित है ना, उस पर पड़ती है। उसके बाद दोपहर के समय और शाम के समय भी अलग अलग प्रकाश इस मूर्ति पर पड़ता है। कुछ नक्काशीदार आकृतियां भावमय मुद्रा में उत्कीर्ण की गई हैं, जबकि अन्य आकृतियों में मिथकीय जीवों, हाथियों व पक्षियों को उत्कीर्ण किया गया है। कोणार्क पहिए की अलग अलग व्याख्याएं हैं। समय, जीवन चक्र, राशियां, धर्म चक्र, धूप घड़ी और लोकतंत्र का प्रतीक भी इसे माना गया है। अभी कोणार्क के पहिए को ही इसमें G20 शिखर सम्मेलन के में दिखाया गया है।
अब हम पूर्वी गंग राजवंश की बात करते हैं। इसके संस्थापक जो हैं, कर्ण को पूर्वी गंग राजवंश का संस्थापक माना जाता है और इनका समय है 573 ईसा पूर्व में जारी किया गया था। इंद्र बर्मन प्रथम ने जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है अनंत बर्मन चोड़गंग था। कौन सा? अनंत बर्मन चोड़गंग पूर्वी गंग राजवंश का सबसे प्रमुख शासक था। इनकी राजधानी कलिंग नगर थी और वर्तमान क्षेत्र उड़ीसा था। बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के कारण इनका पतन हुआ, जिससे विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। तो जैसे ही पूर्वी गंग राजवंश का पतन हुआ और फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर उदय हुआ। तो ये तो थी जानकारी कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर से सुर्खियां ये थी कि इसका जो G20 शिखर सम्मेलन है, विश्व के नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का चित्र का जो है उत्कीर्ण चित्र दिखाया गया था। फिर उसके बाद हमने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में देखा। हमने देखा कि जो पूर्वी गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम थे ना, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो पूछा जा सकता है कि किसने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। तो पूर्वी गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया है। और इसके बारे में हमने देखा कि इसे ब्लैक पगोडा, अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अन्य प्रमुख सूर्य मंदिर भी देखे थे हमने, और उसके बाद हमने मंदिर की कला स्थापत्य के बारे में जाना। हमने ये जाना कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कलिंग स्थापत्य कला में बना हुआ है। इसके बाद जो मंदिर होता है उसकी विशेषताएं देखी। कलिंग स्थापत्य में हमने देउल को देखा, जगमोहन को देखा, है ना, नाट्य मंडप को देखा और भोग मंदिर को देखा। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसकी विशेषताओं को समझा कि सूर्य की किरणों का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, रथ की योजना क्या है, कोणार्क रथ मंदिर के पहिए कैसे हैं, जो कोणार्क युद्ध के घोड़ों की जो मूर्तियां लगी हैं उसके बारे में भी जाना। और फिर हमने पूर्वी राजवंश के बारे में जाना, पूर्वी गंग राजवंश के बारे में जाना। अब हम एक और महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में जानेंगे, जो है शारदा मंदिर। कौन सा मंदिर है? शारदा मंदिर के बारे में जानेंगे। तो जम्मू कश्मीर के, पहले तो हम न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है शारदा मंदिर से न्यूज़। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल गांव के में नियंत्रण रेखा एलओसी के करीब नवनिर्मित शारदा देवी मंदिर में नवरात्रि पूजा का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? जो नियंत्रण रेखा के करीब कुपवाड़ा जिले में टीटवाल गांव में जम्मू कश्मीर में नवनिर्मित शारदा देवी का मंदिर बनाया गया था, वहां पे नवरात्रि की पूजा का आयोजन किया गया है। यह मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित पारंपरिक शारदा देवी पीठ की ओर से जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। शारदा देवी पीठ के बारे में जानें। शारदा मंदिर पीठ जो है जम्मू कश्मीर का, ये जम्मू कश्मीर वाला है ना, तो इसलिए याद रखना है। इस पीठ क्षेत्र में 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है ये। और तीर्थ स्थल, अन्य जो 2 तीर्थ स्थल हैं उनमें मारतंड सूर्य मंदिर, तो एक तो ये याद रखना है, अभी हमने देखा पहले कि मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कश्मीर में है। और दूसरा अमरनाथ मंदिर भी याद रखना है। तो शारदा पीठ के अंतर्गत ही आते हैं ये तीनों ही तीर्थ स्थल। यह मंदिर मारतंड मंदिर से काफी मिलता जुलता है। प्रसिद्ध विद्वान और यात्री अल बरूनी ने मंदिर का उल्लेख एक प्रतिष्ठित पूजनीय तीर्थ स्थल के रूप में किया है। शारदा देवी पीठ का जो महत्व है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सुर्खियों में रहे अन्य मंदिरों को देख लेते हैं। तो भारत में स्थित प्रमुख ज्योतिर्लिंग जो है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात की जा रही है। तो पहले हम ज्योतिर्लिंग को जो मानचित्र में है ना उसको देख लेते हैं। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है ये केदारनाथ उत्तराखंड में है। कहाँ पर है केदारनाथ? उत्तराखंड में है केदारनाथ, उत्तराखंड। और महाकालेश्वर देखने को मिलेगा आपको उज्जैन में है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर है। ओमकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है ओमकारेश्वर। नागेश्वर दारूकावन गुजरात में है। कहाँ पर? दारूकावन गुजरात में नागेश्वर। और सोमनाथ भी गुजरात में ही है। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये भी नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर? नासिक महाराष्ट्र में है। बैजनाथ, कौन सा? बैजनाथ जो ज्योतिर्लिंग है ये देवघर झारखंड में। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ग्रसड़ेश्वर जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। और रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में है। वही त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। और भीमा शंकर कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 3 याद रखने हैं, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर और कौन सा? ग्रसड़ेश्वर, जो इस साइड आप देख पा रहे हो ये वाला।
ये वाला आपको याद रखना है। अब हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करते हैं। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और यह यहाँ से गोदावरी नदी बहती है। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में है। और अभी हमने मानचित्र में यहाँ पर देखा कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? नासिक, महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। तो पूछा जाए कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो तीसरे पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और शब्द जो त्र्यंबक है, ये त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इंगित करता है। यह मंदिर स्थापत्य की नागर शैली से निर्मित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस शैली में है, तो नागर शैली में है। इसका निर्माण काले पत्थर से किया गया है और यह ज्यादातर भारत के उत्तरी भागों में प्रचलित है। तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है तुंगनाथ मंदिर। और मंदिर की जो नींव है पांडव अर्जुन ने की रखी थी। किसने रखी थी? पांडव अर्जुन ने। यह एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है। इसके अलावा ऐसे कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखो। तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है तुंगनाथ मंदिर। कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। जागेश्वरी मंदिर और पार्वती कुंड की बात करें तो जागेश्वर मंदिर जटा गंगा नदी के पास स्थित है। यहाँ स्थित शिव मंदिर अलग अलग देवताओं के 100 से अधिक प्राचीन लघु मंदिरों से घिरा हुआ है। ये मंदिर गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल के हैं। यहाँ स्थित ज्यादातर मंदिरों का निर्माण जो है पुनर्निर्माण कत्यूरी राजवंश के शासकों ने कराया है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा सबसे पहले जागेश्वर से ही आरंभ हुई थी। तो यह है जागेश्वर मंदिर। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। श्री सीताराम स्वामी मंदिर की बात करें, त्रिशूर केरल में है। ये कहाँ पर है? त्रिशूर केरल में है। तो श्री सीताराम स्वामी मंदिर त्रिशूर केरल में है। त्रिशूर पर पूरम को सभी पूरम केरल के मंदिर उत्सव की जननी माना जाता है। यह त्रिशूर के बडक्कू नाथन मंदिर में हर साल मनाया जाता है। यह मंदिर भगवान श्री सीताराम, भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित है। त्रिशूर पूरम महोत्सव के अवसर पर सीताराम स्वामी मंदिर में 55 फीट ऊंची केरल की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तिरुनेल्ली मंदिर केरल की बात करें, तिरुनेल्ली मंदिर केरल, यह मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। यह केरल के वायनाड में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास पापनाशिनी नदी के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार यह मंदिर त्रिदेवों शिव, विष्णु और ब्रह्मा से धन्य है। कौन सा? तिरुनेल्ली मंदिर। बस इतना ही याद रखो कि कहाँ पर है तिरुनेल्ली मंदिर, केरल में है। अब हमें बात करनी है स्थापत्य और मूर्तिकला की। तो मंदिर कला की तो हम बात कर चुके हैं, अब हमें स्थापत्य और मूर्तिकला की बात करनी है। इसमें जो पहली न्यूज है वो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से न्यूज है। क्या हुआ है सुर्खियों में? दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का शुभारंभ शुभंकर जो है मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित किया गया है। क्या हुआ है? इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो है इसका शुभंकर है मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रभावित। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया गया था। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम थी संग्रहालय, संधारिता और कल्याण। इसका शुभंकर चन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी नर्तकी था जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित था। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे क्वेश्चन सीधे भी देखने को मिल सकता है यूपीएससी में भी और अन्य पीएससी एग्जाम में भी। देखो, नर्तकी की मूर्ति ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व की है और ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की थी। तो किसको मिली थी ये? अर्नेस्ट मैके को। वर्तमान में यह दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है और इसे लास्ट बैक्स विधि का उपयोग करके बनाया गया है।
इसे इसकी नृत्य मुद्रा के कारण डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? डांसिंग गर्ल। तो याद क्या रखना है? एक तो ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, 2500 ईसा पूर्व पुरानी है ना। और किसे मिली थी? अर्नेस्ट मैको को। अभी वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और इसे किस विधि से बनाया गया है? लॉस्ट बैक्स विधि से बनाया गया है, और इसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा, और अगर क्लियर है तो एक बार थंब वाला जो आइकॉन होता है ना, जो इमोजी होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। जल्दी से करिएगा, ताकि पढ़ने में मजा आता रहेगा ना। आप वहां से बात करते रहोगे, हम यहाँ से बात करते रहेंगे, तो अच्छा लगेगा। चन्नापट्टनम कला शैली के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी कला शैली में जो इस एक्सपो में बनाई गई थी ना, शुभंकर था, उसको आयोजित किया गया था। चन्नापट्टनम कला शैली कर्नाटक के रामनगर जिले के चन्नापट्टनम कस्बे में प्रचलित है। इस कस्बे को खिलौना का शहर भी कहा जाता है। तो जो चन्नापट्टनम शहर है, इसको खिलौनों का शहर कहा जाता है। 2005 में इस शैली को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ज्यादातर आइवरी कास्ट का उपयोग किया जाता है, और शीशम व चंदन की लकड़ियों का भी कभी कभी उपयोग होता है। इसमें वनस्पति रंगों का प्रयोग होता है। चमकीला बनाने के लिए अपघर्षण गुण वाली घास का उपयोग भी होता है। टीपू सुल्तान ने स्थानीय कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित करने के लिए फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था। किसमें? चन्नापट्टनम कला शैली। तो याद रखना है चन्नापट्टनम कला शैली के बारे में कि कर्नाटक के चन्नापट्टनम से संबंधित है। चन्नापट्टनम को खिलौनों का शहर कहा जाता है, और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब हमें नटराज की मूर्ति के बारे में पढ़ना है, तो उसको समझेंगे, है ना। तब तक आप कमेंट में इतना भी बता दीजिए कि मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है ना। आई होप, मैं तो ऐसी उम्मीद कर ही रहा हूँ कि आपको पढ़ने में ना बहुत मजा आ रहा होगा। और ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, यह भी बता दीजिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी इस सीरीज में अच्छा लग रहा है। ये सीरीज हेल्पफुल तो होनी ही होनी है। अगर आप पूरे पूरे लेक्चर देखेंगे ना, जितने भी लेक्चर आने वाले हैं, सारे के सारे लेक्चर आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सहयोगी होगी, है ना। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के लिए विजन आईएएस और क्रॉनिकल दो ही ऑथेंटिक मैगजीन निकालती हैं। और हमारे पास जो 365 है ना, ये बहुत ही ऑथेंटिक है, विश्वसनीय है, इस पे आप विश्वास कर सकते हो। नटराज की प्रतिमा, खबर क्या है इससे संबंधित? तो दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर भारत मंडप परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पर? भारत मंडप परिसर में। इस प्रतिमा के बारे में जानें तो यह प्रतिमा अष्ट धातु 8 धातुओं से निर्मित है। अष्ट धातु को ऑक्टो अलॉय भी कहा जाता है। इसमें 8 धातुओं यथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, लोहा और पारा का मिश्रण शामिल है। इसे लोस्ट बैक्स प्रोसेस का उपयोग करके बनाया गया है। किसका? लोस्ट बैक्स प्रोसेस का उपयोग करके बनाया गया है। नटराज नृत्य देवता की प्रतिमा के बारे में, तो सृष्टि के चक्रीय रूप के सृजन और विनाश को प्रदर्शित करती है ये मूर्ति। यह यह नृत्य पंचकृत एवं शिव की 5 क्रियाओं सृजन, संरक्षण, विनाश, तिरोभाव और अनुग्रह की अभिव्यक्ति करता है। ये जो लाइन है, इसको याद रखना है। मुझे ऐसा लगता है कभी अगर प्रश्न बना ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह शिव की कौन सी 5 क्रियाओं को नटराज की मूर्ति दर्शाती है। तो एक तो सृजन, संरक्षण, विनाश, तिरोभार और अनुग्रह को याद रखना है। ये यूपीएससी है, कितने डीप जाके या कितना आसान क्वेश्चन पूछेगी इसकी कोई संभावना नहीं होती है। तो यूपीएससी ना एग्जाम मामूली नहीं है ऐसा कि आसानी से निकाल लोगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। पीटी 365 जो है ना, रट मारो, घोर लो इनको, है ना। ऐसे समझ भी बनानी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ फैक्ट अकेले तो आते नहीं है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का ही कमाल है। अगर कॉन्सेप्ट जीवन में ना हो तो फैक्ट का कोई मतलब नहीं है, और अगर फैक्ट नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ेगा। चोल शासक नटराज भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते थे। तो कौन मानते थे? चोल शासक। अब हम नटराज की मूर्ति की विशेषताओं को देखेंगे। इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू डमरू की ध्वनि सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर, ये है डमरू लिए हुए हैं शिव, है ना। उनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि, तो यहाँ पर ये शाश्वत अग्नि है। और उनका निचला दाहिना हाथ जो है, उसमें अभय अस्त्र, अभय हस्त मुद्रा में है। ये अभय हस्त यानी आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। और यह भय को दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व का आश्वासन देने का प्रतीक है। और उनका निचला बायां हाथ जो है, वो दोल हस्त मुद्रा में है। किसमें है? दोल हस्त मुद्रा में है, ये वाला नीचे, ये बायां हाथ है दोल हस्त मुद्रा में। इस प्रतिमा में एक बोने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे
शिव के दाहिने पैर के नीचे दर्शाया गया है, दबा हुआ दिखाया गया है। यह बौने जैसी आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अपस्मार का है। यह दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण है। शिव भुजंग त्रासित मुद्रा में अपना बायां पैर उठाए हुए हैं और यह मुद्रा तिरोभाव यानी भक्त के मन में माया या भ्रम का पर्दा हटाने का द्योतक है। वृत्ताकार ज्वाला की माला नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। तो ये है वृत्ताकार जो आकृति है ना, ये क्या है, ज्वाला का रूप है जो कि नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज मूर्ति कला के विकास की बात करें तो सर्वप्रथम 7वीं ईसावी और 9वीं शताब्दी 7वीं ईसवी और 9वीं शताब्दी ईसवी के मध्य पल्लव काल के सामने आई थी सबसे पहले। इस प्रतिमा का विश्व प्रसिद्ध वर्तमान स्वरूप चोल शासकों द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके संरक्षण में रहा है? चोल शासकों की। 10वीं शताब्दी के दौरान इस कला की प्रतिष्ठित संरक्षक विधवा चोल रानी सेम्बियान महादेवी को माना जाता है। नटराज से संबंधित मंदिर में तमिलनाडु का चिदम्बरम शहर में तिल्लई नटराज मंदिर है। वहीं इस मंदिर का संबंध चोल शासक परांतक से है। किससे है? चोल शासक परांतक प्रथम से है। तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में स्थित तिल्लई नटराज मंदिर का संबंध चोल शासक परांतक प्रथम से है। यह मंदिर जिस जगह अवस्थित है वह विश्व की चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु है। कहाँ पर है ये? चुंबकीय भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है। नटराज की मूर्तियां कोनेरिज्जाराजपुरम के उमा महादेव मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी मौजूद हैं। ये तो वह जानकारी थी जो नटराज की मूर्ति से संबंधित थी और आपको याद रखनी है। याद कैसे रहेगी? इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। या तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा या इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करेंगे टेलीग्राम पर अधिकारी बाबू, क्या अधिकारी बाबू बाबू सर्च करेंगे तो जो यूट्यूब चैनल पर लोगो लगा हुआ है ना, उसी लोगो का जो टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा। तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी से संबंधित बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया गया है। तो उसको आप देख सकते हो और उसका लाभ ले सकते हो। अब हम चोल काल की स्थापत्य कला के बारे में देखें तो सबसे पहले शिल्प कला। चोलकालीन कांस्य मूर्तियों का निर्माण लॉस्ट बैक्स प्रोसेस के माध्यम से बनाया गया है। इस मूर्तियों की एक विशेषता यह भी है कि उसमें नीचे छेद होता है। चित्रकला तो चोलकालीन चित्रकला में राजराजेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर की आंतरिक दीवारों की पौराणिक आख्यानों से चित्रित है। बृहदेश्वर मंदिर में एक चित्र उत्कीर्ण है जिसका संबंध मार्को पोलो से बताया जाता है। संगीत और नृत्य की बात करें तो कुंडामुला बीणा और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था संगीत में। देवदासिनियां संगीत और गायन में निपुण थीं। ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम का शास्त्रीय रूप चोल वंश के संरक्षण में ही विकसित हुआ है। किसके संरक्षण में? चोल वंश के संरक्षण में ही विकसित हुआ है भरतनाट्यम का शास्त्रीय रूप। मंदिर की बात करें तो चोलकालीन मंदिर समूहों के दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। आरंभिक मंदिर जिन्हें पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित माना जाता है, वहीं बाद के मंदिर चालुक्य स्थापत्य कला से प्रभावित दिखते हैं। स्थापत्य शैली की बात करें तो चोल स्थापत्य शैली में द्रविड़ शैली का प्रयोग मिलेगा। चोलकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह थी, देखो चोल काल के जब आप मंदिर देखोगे तो इन मंदिरों में ऊंची चार दीवारी से घिरे होंगे। वहीं मंदिर में गर्भगृह और अंतराल नामक संरचनाएं मौजूद होंगी। चोलकालीन जो मंदिर हैं वो अत्यंत भव्य मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे? अत्यंत भव्य और विशाल, साथ ही ऊंचे विमान या गोपुरम, प्रवेश द्वार कहलाता है गोपुरम, मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। तो विमान कैसा रहेगा? आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचना कैसी रहेगी? अत्यधिक ऊंचाई पर रहेगी। मंदिर का जो निर्माण है नीस और ग्रेनाइट से हुआ है। और महत्वपूर्ण उदाहरण में समझें तो आरंभिक चोलकालीन मंदिर है विजयालय मंदिर। कौन सा है? विजयालय मंदिर जो है। वहीं बाद के जो चोलकालीन मंदिर हैं उनमें तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम और बृहदेश्वर मंदिर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है चोला किंगडम के बारे में।
चोल राजवंश के बारे में अभी हम समझेंगे। दोबारा से एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं नटराज की मूर्ति का। सबसे पहले हमने देखा नटराज की प्रतिमा जो कि अष्टधातु से बनी होती है, ऑक्टो ऑयल भी कहा जाता है इन अष्टधातुओं को। और उसके बाद हमने देखा कि ये शिव से संबंधित है और शिव सृजन, संरक्षण, विनाश, तिरुभाव और अनुग्रह की अभिव्यक्ति करते हैं इस नृत्य की आकृति के द्वारा। इसके बाद हमने चोलकालीन स्थापत्य कला के बारे में देखा, चित्रकला के, संगीत के बारे में देखा, मंदिरों के बारे में देखा और उनकी विशेषताओं को समझा। अब हम आते हैं चोल राजवंश पे। तो चोल राजवंश के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो वह भी आपका आसानी से हो जाए। चोल राजवंश के सबसे पहले हम शासकों की बात करें तो परांतक प्रथम है। इसे मदुरई, पांडवों की राजधानी को नष्ट करने वाला कहा जाता है। तो परांतक प्रथम ने पांडवों की राजधानी मदुरई को नष्ट किया, सहेली आक्रमणकारियों को पराजित किया तथा पांड्य राज्य पर भी अधिकार कर लिया। किसने? परांतक प्रथम ने। वहीं राजराज चोल की बात करें तो इसने उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीपों पर अधिकार कर लिया था। किसने? राजराज चोल ने। यह चोल शासक था। राजेंद्र चोल प्रथम जो है इसका शासन 1014 से 1044 रहा है। इसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने। इसने मलय, मालदीप, प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों को विजित कर लिया था। कुलो कुलोतुंग प्रथम जो है इसने पूर्वी तट को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। तो चोल राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी है और इसको आपको याद रखना है। चोल राजवंश के प्रमुख नगरों में राजधानी इन्होंने तंजावुर को बनाया और बाद में गंगईकोंड चोलपुरम को भी बनाया। क्षेत्रीय राजधानी कांचीपुरम और मदुरई थी, जिनमें कभी कभी दरबार लगता था। वहीं वर्तमान में तमिलनाडु के पेरम्बलूर, आरियालूर, नागपट्टिनम, पुट्टू, कोडई, वृद्धाचलम तथा पिचावरम क्षेत्र शामिल है। अब हम लोग सेंगोल से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने तिरुवाबुदुतुरे अधीनतम जो है ना मठ है, उसके द्वारा प्रस्तुत सेंगोल या राजदंड को नए संसद भवन में स्थापित किया है। इससे संबंधित कुछ बैकग्राउंड भी है, उसको भी जान लेते हैं। तो क्या हुआ था, 14 अगस्त 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तमिलनाडु के तिरुवाबुदुतुरे अधीनम जो मठ है वहाँ से आए कुछ अधीनमों यानी जो पुरोहित आए थे ना, उनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल प्रदान किया गया था। इसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। ये जो किस रूप में प्रतीक है, किसका है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है सेंगोल। सेंगोल जो है ये तमिल लैंग्वेज के सेमई वर्ड से संबंधित है। जो तमिल वर्ड है सेमई, उससे लिया गया है सेंगोल, और जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। क्या होता है इसका अर्थ? नीति परायणता इसका अर्थ होता है। और यह इस धारणा को दर्शाता है कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान नंदी अपनी निर्भीक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं। तो सेंगोल इससे संबंधित रखता है। जो महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है वो चोल प्रशासन के बारे में याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये चोल प्रशासन से संबंधित है सेंगोल। चोल प्रशासन में भूमियों को 5 भागों में बांटा जाता था। चोल साम्राज्य की जो भूमि थी उसे 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है बेलन बागाई। कौन सा है? बेलन बागाई। यह वह भूमि कहलाती थी जिस पर गैर ब्राह्मण किसान भूमि स्वामी होते थे। तो ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं है वो बेलन बगाई भूमि को करते थे। कौन सी भूमि कहलाती थी? बेलन बगाई कहलाती थी। दूसरी जो लैंड है वो है ब्रह्मदे। कौन सी है? ब्रह्मदे लैंड। इसमें ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि शामिल होती थी। वहीं साला भोग की बात करें तो साला भोग भी एक भूमि का प्रकार था। इसमें किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे साला भोग कहा जाता था। देवदान जो है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान, और पल्ली चंदम जो है ये जैन संस्थानों को दी गई भूमि थी। ये चोल साम्राज्य में आपको भूमि के 5 प्रकार याद रखने हैं अलग अलग। कौन सा है? पहला बिल्लन बागाई, दूसरा है ब्रह्मादेव, साला भोग, देवदान और पल्ली चंदम। कौन सा? पल्ली चंदम, ये याद रखना है। अब हम सीधे बात करेंगे चोल प्रशासन के बारे में। तो देखो, चोल प्रशासन में जो राजा होता था वो केंद्र में होता था, अर्थात राजा ही सबसे शक्तिशाली होता था। हालांकि उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली कौन होता था? राजा ही होता था। प्रशासन के केंद्र में राजा ही था। हर जगह आपको राजा ही प्रशासन के केंद्र में देखने को मिलेगा। शीर्ष अधिकारियों को
पेरुंतरम के नाम से जाना जाता था। तो पूछा जा सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है कि पूछा जाए। पेरुंतरम जो है शीर्ष अधिकारियों को जाना जाता था, जबकि जो निचले अधिकारी थे उनको सिरुंतरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिरुंतरम के नाम से जाना जाता था। चोल साम्राज्य मंडलम या प्रांतों, तो अभी हमने देख ही चुके हैं ऊपर कि जो चोलों का साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को ही मंडलम कहा जाता है। मंडलम जो है बलनाडुओं एवं नाडुओं में बटे हुए थे। चोल प्रशासन में चोल प्रशासन ने अपने सारे साम्राज्य के गांवों को स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था। तो गांवों में स्थानीय स्वशासन हुआ करता था उस समय। बहुत से अभिलेखों में दो सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक उर और दूसरी सभा या महासभा के रूप में जानी जाती है। तो चोल साम्राज्य में चोल प्रशासन में आपको दो सभा देखने को मिलेगी। एक तो उर मिलेगी, यह गांव की आम सभा होती थी। जो उर होती थी वह गांव की आम सभा होती थी। वहीं महासभा यह है, अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा को महासभा कहा जाता था। जो गांव में चोल प्रशासन में चोल साम्राज्य में अग्रहार ब्राह्मण होते थे, उनकी जो सभा होती थी उसे महासभा कहा जाता था। लेकिन जो गांव की आम सभा होती थी उसे उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। भूमि कर के अलावा चोल शासकों के राजस्व के दूसरे स्रोत भी थे, जैसे व्यापारिक चुंगी भी लगाते थे, पेशों पर लगाए जाने वाले कर आदि। तो अलग अलग कार्यों पर भी कर लगाया जाता था। जो अलग अलग पेशे थे उन पर भी कर लगाया जाता था चोल साम्राज्य में। चोल राजाओं ने कुछ समृद्ध भू सामंतों को मुवेंद बेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला एक बेलन या किसान, अरैयार प्रधान आदि जैसी उपाधियां प्रदान की थी। तो ये चोल शासकों ने इन और लोगों को प्रदान की थी। तो प्रशासन के बारे में ही बस इतना ही याद रखना है। क्या क्या? एक तो केंद्र में राजा था, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। जो शीर्ष अधिकारी थे उनको पेरुंतरम कहा जाता था और जो निचले अधिकारी थे उनको सिरुवंतरम कहा जाता था। चोल साम्राज्य जो है वो मंडलम में बटा हुआ था और इनसे नीचे होते थे बलनाडु और नाडु, है ना। गांव में स्थानीय स्वशासन हुआ करता था। दो सभा या समितियों की बात की जाती है, जिनमें एक उर थी और एक महासभा थी। उर जो हुआ करती थी गांव की आम सभा थी और महासभा अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मणों की सभा थी। अब हमें देखना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो इस बार की परीक्षा में G20 से संबंधित खबर को देखना है। ये न्यूज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार यूपीएससी के एग्जाम के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इससे एक ना एक प्रश्न तो कहीं ना कहीं से निकल के आएगा। इसलिए इसके सभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित सांस्कृतिक पहलुओं में G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम थी इस बार वो थी वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। इस वाक्यांश को महोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महोपनिषद से लिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित जनजाति कला और मूर्ति कला की बात करें तो पिथौरा चित्रकारी गुजरात के राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में तो भील जनजाति के द्वारा पिथौरा चित्रकारी की जाती है। वहीं भारत में राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजाति के लोग पिथौरा चित्रकारी से संबंधित हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अंगोरा एवं पश्मीना शाल की बात करें तो यह लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। अंगोरा और पश्मीना शाल, इन्हें बोध एवं भूटिया जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। और राजस्थान की जो मीना जनजाति है इसकी अम्बावाड़ी धातु शिल्प प्रसिद्ध है। कौन सी है? अम्बावाड़ी धातु शिल्प का संबंध राजस्थान की मीना जनजाति से है। वहीं मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग की बात करें तो इसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को क्या हुआ है? भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि उड़ीसा के कारीगरों द्वारा बनाई गई सोरा पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई थी G20 शिखर सम्मेलन में। लोंगपी मृदभांड को भी आपको याद रखना है। क्या? लोंगपी मृदभांड, जैसे मणिपुर की तांगखुल नागा जनजाति। तो आपको यह भी याद रखना है कि तांगखुल नागा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। तांगखुल नागा जनजाति ने लोंगपी मृदभांड जो कि मिट्टी के बर्तन हैं, लोंगपी मृदभांड को बनाने के लिए कुम्हार
के चाक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो लोंगफी मृदभांड का संबंध है मणिपुर से और इसे G20 की सांस्कृतिक प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया गया है। किस जनजाति से संबंधित हैं? तो यह तांगखुल नागा जनजाति से संबंधित हैं, जो कि मणिपुर से संबंधित हैं। नागा जनजाति लिखा हुआ है तो नागालैंड मत समझ लेना, ये मणिपुर से संबंधित है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा आंख में कुछ लग गया है। G20 में प्रत्येक देश ने 2 प्रदर्शनियां प्रदर्शित की और भारत की ओर से प्रदर्शन किया गया शारदा लिपि में हस्तलिखित ऋग्वेद पांडुलिपि का, और इसके अलग अलग अनुवाद भी किए गए हैं। तो इसका आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भारत की ओर से प्रदर्शन किया गया है किसका? शारदा लिपि में हस्तलिखित ऋग्वेद का। वहीं भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक परंपराओं की हम बात करें तो पहली जो परंपरा है वो अथर्ववेद से संबंधित है। कौन सी है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद में आप देखेंगे 2 तरह की सभा की बात की गई है, एक तो है सभा और दूसरी है समिति। इनका उल्लेख मिलता है बौद्ध और जैन ग्रंथों में। महाजनपद काल में कई गणतांत्रिक राज्यों का भी सूची मिलती है। उदाहरण के लिए वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। बौद्ध सिद्धांत में राजा और बौद्ध संघ के लीडर्स के चुनाव के मानदंडों का वर्णन भी मिलता है। यह बताते हैं कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं भी थी। उत्तर मेरू शिलालेख की बात करें, उत्तर मेरू के नाम से विख्यात है उत्तर मेरू शिलालेख जो है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यह शिलालेख चोल शासक परांतक प्रथम के शासनकाल में 920 ईसा के आसपास का है। तो पूछा जाए उत्तर मेरू शिलालेख का संबंध किससे है, तो चोल शासक परांतक प्रथम से है। उत्तर मेरू चोलकालीन एक प्राचीन गांव है। इसे कभी चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता था। यह तमिलनाडु में चेन्नई के निकट स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में चेन्नई के निकट स्थित है। चोल कुदाबोलाई चुनाव प्रणाली पर उत्तर मेरू शिलालेख के अनुसार प्रत्येक गांव को कुडुम्बु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ महासभा के प्रतिनिधि चुने जाते थे। इस अभिलेख में महासभा की संरचना एवं संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं का भी वर्णन है और अयोग्यता का भी वर्णन है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उत्तर मेरू शिलालेख जो है वह चोल शासक परांतक प्रथम से संबंधित है। किससे संबंधित है? चोल शासक परांतक प्रथम से संबंधित है। खालिमपुर ताम्रपत्र शिलालेख की बात करें तो यह पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है। कौन सा? खालिमपुर ताम्रपत्र शिलालेख किससे संबंधित है? पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि कैसे राजा गोपाल को एक अयोग्य शासक के स्थान पर लोगों द्वारा चुना गया था। जो खालिमपुत्र ताम्रपत्र अभिलेख है, शिलालेख है, माफ कीजिएगा, इसमें यह किसके संबंधित है? पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है। और इसमें क्या बताया गया है? जो राजा गोपाल था, एक अयोग्य शासक के स्थान पर लोगों द्वारा एक नए शासक का चुनाव कैसे हुआ, यह बताया गया है। अगला अभिलेख है महास्थान अभिलेख। यह मौर्यकालीन अभिलेख है और इसमें सम्राट अशोक के समय के अकाल का वर्णन मिलता है। किसमें? महास्थान अभिलेख। तो महास्थान अभिलेख का संबंध मौर्यों से है और इसमें अशोक के समय के अकाल का वर्णन मिलता है महालेख सॉरी माफ कीजिएगा महास्थान अभिलेख में। भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप की बात करें तो इसकी स्थापना भगवान बसवेश्वर ने दर्शन शास्त्र और अनुभव के लिए लोगों को एकत्रित करने हेतु की थी। अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों में से एक है। असाधारण उपलब्धि वाले एक महान योगी प्रभुदेव इसके अध्यक्ष थे। भगवान बसव ने इसके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अनुभव मंडप के सदस्यों के लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता था, उन्हें मंडप के उच्च अधिकारी चुनते या मनोनीत करते थे। भगवान बसवेश्वर की बात करें तो 12वीं शताब्दी में महान कवि थे। उनका जन्म वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। वे दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। कौन? भगवान बसवेश्वर।
ये तो थी G20 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं G20 का। हमने G20 में पिथौरा चित्रकला देखी, जो भील जनजाति से संबंधित है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। अंगोरा और पश्मीना शाल देखा, जो लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बोध और भूटिया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग देखी, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही हमने लोंगपी मृदभांड भी देखा और तांग खुल नागा जनजाति के बारे में पढ़ा, जो मणिपुर से संबंधित है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अथर्ववेद की बात की हमने, जिसमें हमने 2 सभाओं की बात की थी, सभा और समिति की। बौद्ध धर्म में महाजनपद काल में गणतांत्रिक राज्यों की बात की गई है, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की। इसके बाद हमने बौद्ध सिद्धांत की भी बात की थी। उत्तर मेरु का शिलालेख चोल शासक परांतक प्रथम से संबंधित है, और खालिमपुर ताम्रपत्र शिलालेख जो है वो पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है, अभी हमने देखा है। इसके बाद हमने महास्थान अभिलेख देखा, जो कि मौर्यों से संबंधित है, और अशोक के समय के अकाल का वर्णन मिलता है इसमें। और फिर हमने भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप की बात भी की। अब हम बात करेंगे नया संसद भवन की। जो नया संसद भवन बना है उसकी बात कर लेते हैं। हाल ही में देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ये तो थी सुर्खियां। अब इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा विकास पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। सेंट्रल विस्टा योजना को 1931 में शुरू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया था। साथ ही इसमें राजपथ, जो कि वर्तमान कर्तव्य पथ के दोनों ओर के नागरिक उद्यान एवं का विकास भी शामिल है। ध्यातव्य है कि अभिलेख कार्यालय के को बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार का नाम दे दिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर आधारित एक नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। यह पूछा जा सकता है आकार कैसा है, त्रिकोणीय है। इसे पद्मश्री वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन भारत की संस्कृति विविधता से प्रेरित है। इसे अगले 150 वर्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समझें तो लोकसभा कक्ष एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, वहीं राज्यसभा कक्ष जो है वो राष्ट्रीय पुष्प और कमल की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। संसद भवन में सेंगोल राजदंड को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। ध्यातव्य है कि सेंगोल या राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है, जो चोल डायनेस्टी से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। यह सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी सह आकृतियों का अनुरूपण है। नए संसद भवन को भदोही उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुनी कालीन से सजाया गया है। भदोही हाथ से बुने खूबसूरत कालीन के लिए विख्यात है, इसलिए इसे कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? भदोही, जो कि उत्तर प्रदेश का है। इस संसद भवन में 6 द्वार हैं। कौन से हैं? 6 द्वार हैं, तो हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। औपचारिक प्रवेश द्वार 3 है इसमें। एक है गज द्वार। कौन सा है? गज द्वार। गज की प्रतिमा ज्ञान, उन्नति, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही यह लोकतंत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक होती है। कर्नाटक के बनवासी में स्थित मधुकेश्वर मंदिर में निर्मित एक समान प्रतिमा ऐसी ही प्रतीत होती है। गज जो है वो उत्तरी द्वार है। गज द्वार उत्तरी द्वार है, ये औपचारिक द्वार है। वहीं गरुड़ द्वार कौन सा है? पूर्वी द्वार है। पूर्वी प्रवेश द्वार पर चील के समान गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है। यह देश के लोगों और प्रशासकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में मौजूद नायक काल की एक मूर्ति से प्रेरित है। अश्व द्वार की बात करें, जो कि दक्षिणी द्वार है। इस द्वार पर सतर्क और तैयार घोड़े की प्रतिमा है, जो धैर्य, शक्ति, क्षमता और गति का प्रतीक है। इसके अलावा अश्व शासन की गुणवत्ता का भी प्रतीक है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थापित अश्व प्रतिमाओं से ये प्रेरित है। सार्वजनिक प्रवेश द्वार और उनके संरक्षण की बात करें तो शार्दुल द्वार, जो कि पश्चिमी द्वार है। शार्दुल एक पौराणिक जीव है। इसे सबसे शक्तिशाली और सभी जीवित प्राणियों में अग्रणी माना जाता है। यह द्वार देश के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुरैना के सिहोनिया में स्थित शिव मंदिर में निर्मित समान प्रतिमा से प्रेरित है शार्दुल द्वार। कौन सा? शार्दुल द्वार। एक हंस द्वार भी है और एक मकर द्वार भी है। तो ये 6 द्वार आपको याद रखने हैं, ये कौन कौन से हैं। तो इनके नाम बस याद रख लेने हैं, जैसे
गज द्वार जो कि उत्तरी द्वार है, गरुड़ द्वार पूर्वी द्वार है और अश्व द्वार जो है दक्षिणी द्वार है। शार्दुल द्वार पश्चिमी द्वार है और हंस द्वार उत्तर पूर्वी द्वार है, साथ ही एक मकर द्वार भी है। इससे ही संबंधित सुर्खियों में 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पुराने संसद भवन का जो डिजाइन है वह मध्य प्रदेश के मिताली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। भव्य 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 योगिनियों के प्रति समर्पित 64 कक्ष हैं। इसके मध्य में एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। 64 योगिनियां शक्तिशाली योद्धा थी तथा यंत्र तंत्र और योग विद्या से संबंधित थी। इसका निर्माण 1323 ईस्वी के आसपास कच्छपात वंश के राजा देवपाल ने कराया था। तो 64 योगिनी मंदिर का जो निर्माण है कच्छपाल वंश के राजा देवपाल ने कराया था। ये तो थी खबर नई संसद भवन से। अब हम बात करेंगे जंतर मंतर की। किसकी? जंतर मंतर की। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो।